मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं आप लोग को एक बात बता दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और आप लोग जानते हैं कि डीजे सर जो चैनल है वो यूपी के वाराणसी जिले का है। लेकिन ये डियर स्टूडेंट्स पर कंटेंट तैयार किए जाते हैं आप लोग को, वो उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। तो ये जितने भी 4-5 आप ये झारखंड बोर्ड हो गया आप लोगों का और ये राजस्थान बोर्ड, तो लगभग 5-7 राज्यों को कवर करने वाला है ये चैनल डीजे सर जिसका नाम है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का लिंक फैला दीजिए इन राज्यों में भी। और जो भी सेशन रहता है डियर फ्रेंड्स, वो आप लोग के एनसीईआरटी बेस पर पूरा काम हो रहा है और 30% जो सिलेबस है रिड्यूस है उसके बेस पर पूरा हो रहा है। और ये सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके आने की संभावना बनी हुई है। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि इन बातों को जानना आप लोग को ज़रूरी है कि नहीं, बेवजह ना लगे कि हम कोई फर्जी चीज़ें पढ़ रहे हैं और मेरे एग्जाम में मिला, नहीं मिला, बाद में मुझे इससे नुकसान हुआ। तो डिस्टेंस आप एकदम सही जगह पर हैं। और डिस्टेंस जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से हैं, देखिए मैं सीबीएसई और आईसीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम उनका है। तो डिस्टेंस उनके लिए भी ज्ञान की पुंगी में जाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो खुद भी इस चैनल से लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। ऑडिशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा, उससे छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी महत्वपूर्ण जो पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। तो डिस्टेंस इतना काम आप लोग जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। और इनमें जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लास 10th और 12th के बालिकाओं के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 10th और 12th और क्लास 10th के वे बच्चे जो कि साइंस साइड से हैं। देखिए साइंस साइड मतलब कक्षा 10 के बच्चे जिनका कि विज्ञान सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान में जो आप लोग का बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसी पर बातें होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सेशन देखिए गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए विज्ञान का भी है क्लास 10 के बच्चों के अगर देखा जाए तो पहला जो प्रश्न हम लोग का आता है वो आता है पाचन तंत्र क्या है। पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। पाचन तंत्र क्या है या पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो प्रश्न हम लोग का है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए कोई भी तंत्रिका तंत्र जो होता है डिविजन्स, तो वो ऑर्गेनिक सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा पार्टिकुलरली क्या होता है, किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य से होता है। वो उनका एक मतलब उनके कई अंग मिलकर, कुछ अंग मिलकर क्या करते हैं, वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र में अगर हम लोग बात करें, देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र में देखिए एक आहार नाल। ठीक है, क्या होता है, पहले तो एक आहार नाल मिला आप लोग को, सहयोगी क्या हो गई, ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, देखिए अग्न्याशय हो गया, आहार नाल हो गया, मुगुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया। ठीक है, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, और साथ ही साथ बड़ी आंत की बात हो गई, मलाशय और मल द्वार से बनी होती है। ठीक है, देखिए तो पाचन तंत्र का मतलब होता है, जैसे तंत्रिका तंत्र को मैंने पहले ही बताया कि जब शरीर के कुछ अंगों को मिलाकर शरीर के कुछ अंग जिसमें भाग लेते हैं तो उनसे बनने वाला जो शरीर का स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं तंत्र। तंत्र जिसे हम लोग पाचन तंत्र के रूप में, देखिए पाचन तंत्र के रूप में मैंने पहले भी दिखाया आप लोग को, यहाँ पर आहार नाल, सहयोगी ग्रंथियाँ, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया आदि जितने भी है, मुगुहा हो गया, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर, इन अंगों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सहायक पाचन ग्रंथियों में। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, सहायक पाचन ग्रंथियों में देखिए लार ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यकृत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपना, पित्ताशय जो है वो भी, और साथ ही साथ अग्न्याशय भी। न्यूट्रिशंस ये सभी के सभी जो है वो पाचन तंत्र के सही वर्क करने के लिए सभी के सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ होता है यहाँ पर आप लोग का हो गया, आप लोगों का पाचन तंत्र की बात हो गई। ठीक है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है पोर्शन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th और 12th दोनों की बालिकाएं जो हैं जिनका कि गृह विज्ञान है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग क्या है, आमाशय क्या होता है। ये बात हो रही है देखिए पार्टिकुलरली यहाँ पर आमाशय की। ठीक है, बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो है आमाशय। जैसे आप लोग को लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में पूछ देता है कि आमाशय क्या होता है। देखिए आमाशय के बारे में हम लोग बात करें पार्टिकुलरली तो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होता है। देखिए ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में, डायग्राम वगैरह तो मैं भी इतना थोड़ा सा दिखा।
कोई बात नहीं, मैं उसको और अच्छे से बाद में आप लोग के लिए जैसे अभी थोड़ी व्यवस्था है, हम लोग को थोड़ा-सा उतना चीज़ें नहीं मिल पाता है, फिगर डायग्राम से तो मैं उतना नहीं अभी दिखा पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो डायग्राम होता तो उसमें और क्लियर से मैं जी बता और उसमें से और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन होता है, कोई बात नहीं। ये छोटी आंतों में आंशिक रूप से क्या होता है, पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक प्रकींड, एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बॉडी के लिए भी, शरीर के लिए भी कुछ ऐसे ही अम्ल होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना? तो आमाशय के अंदर भी देखिए वो स्रावित होते हैं, प्रोटीन पाचक प्रकींडन के रूप में, एंजाइम के रूप में ना, और तेज अम्लों को स्रावित करते हैं, जो ग्रास नली पुनः स्मरण के जरिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से ग्रास नली से छोटी आंत के बीच में जो स्थित ये भाग है जिसका नाम है अमाशय, ये भी एक बहुत ही पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों में एक है और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन। देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यकृत है। यकृत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए डिस्कशन। आप लोग के जीवन में सौंप रहा हूँ ये भी। कुछ बताते रहते हैं, जब आप लोग कोऑर्डिनेशन होता रहता है तो ये अच्छा लगता है। क्लास में तो, ऑफलाइन क्लास में तो है नहीं, आप लोग सामने के सामने बात करें हम लोग इन सभी चीज़ों पर। अब ऑफ ऑनलाइन में तो, ऑनलाइन में हम लोग के लिए बस 2 ही बनता है। एक तो आप लोग का एक व्हाट्सएप मैसेज हो गया 950 690 222, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, वो उसको देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना देना चाहेंगे तो उसके थ्रू हो सकता है। और उसके अलावा आपके लिए एक होता है बस कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो भी रहता है फीडबैक ज़रूर दिया करिए। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का रिलेशंस इस चैनल पर। आपके कमेंट्स का भी पूरा रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है और निश्चित तौर पर उस पर भी कार्य ज़रूर किया जाता है। यकृत किसे कहते हैं? देखिए, बात हो रही है यहाँ पर यकृत की। यकृत के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात फेमस है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। देखिए, यकृत जो होता है डिस्टेंस, वो क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में देखा जाता है, ठीक ना? और व्यस्त ग्रंथि के रूप में भी है, जो हल्के पीले रंग पित्त रस का निर्माण करती है। हल्के पीले रंग पित्त रस का क्या करती है, यकृत जो होता है वो निर्माण करता है। यकृत शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना इसका मुख्य रूप से काम होता है। प्रोटीन को एक तरीके से कहा जाए तो ये संश्लेषित करने का काम करता है। कौन? यकृत। यानी यकृत का मुख्य रूप से जो काम देखा जाए तो प्रोटीन को क्या करने का काम करता है, ये संश्लेषित करने का। और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। जैव रसायन, ये रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? तो जैव रसायन यानी पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाने का जो काम होता है, वो भी किसका होता है, यकृत का होता है, ठीक है ना? ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सिस्टम जो भी होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो मैंने बताया कि बॉडी के जो भी कुछ अंग होते हैं, कुछ अंगों को मिलाकर क्या बनता है, एक तंत्र बनता है। तो पाचन तंत्र में यहाँ पर बात किया गया कि पाचन तंत्र में कौन-कौन थे, और यहाँ पर पार्टिकुलरली जो पाचन तंत्र के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सभी को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए डिस्कस यहाँ पर ये जो अगला हम लोग का टॉपिक देखिए क्या है, छोटी आंत किसे कहते हैं? देखिए, पाचन तंत्र में आप लोगों को मिला था रिलेशन छोटी आंत। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टेंटाइन, इसको देखा बोला जाता है स्मॉल स्टेंटाइन होता है और लार्ज स्टेंटाइन। देखिए, जो लार्ज स्टेंटाइन होता है और स्मॉल स्टेंटाइन, तो छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, उन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो किस प्रकार से अपने रोल को अदा करते हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्षुद्रांत या छोटी आंत के बारे में बात किया जाए, क्षुद्रांत या छोटी आंत, इसे हम लोग स्मॉल स्टेंटाइन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्मॉल स्टेंटिन। मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या होता है? एक मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो आमाशय से आरंभ होकर वृहदान्त्र यानी बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। कहने का मतलब, जो छोटी आंत होती है तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है, वो आमाशय से स्टार्ट होता है। देखिए, अभी आमाशय क्या होता है इसके ऊपर जस्ट डिस्कशन किया गया, आमाशय क्या होता है। तो आमाशय से आरंभ होकर बृहदान्त्र जो होता है बड़ी आंत पर ये पूर्ण होता है। क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। कहने का मतलब है, जो छोटी आंत होता है उसी में ही भोजन का जो सबसे अधिक पाचन और अवशोषण जो होता है वो किसमें होता है, स्मॉल स्टेंटाइन में होता है। किसमें होता है? स्मॉल स्टेंटाइन में। तो अधिक, सबसे अधिक पाचन और अवशोषण का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। देखिए, ये तो बात हो गई कि छोटी आंत का महत्वपूर्ण रूप से काम क्या है और कहाँ पर है ये। लेकिन कितना इसका साइज होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि छोटी आंत जो है या बड़ी आंत है तो इसके क्या साइज होते हैं। रेगुलेशंस यहाँ पर उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग के साथ। इस चीज़ों को देखिएगा, पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वयस्क शरीर में अगर वयस्क व्यक्ति है रेगुलेशंस, तो वयस्क व्यक्ति में क्या होता है, भूरे बैंगनी रंग का होता है। पहले एक बात याद रखिएगा कि जो छोटी आंत होती है वो किस रंग की होती है, भूरे बैंगनी रंग की होती है। छोटी आंत का व्यास लगभग क्या होता है, 35 मिलीमीटर होता है।
तो डिस्टेंस ये देखिए छोटी आंत का जो क्या होता है, यहाँ पर व्यास लगभग क्या होता है 35 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 35 मिलीमीटर। इसका मतलब कि 1.5 इंच होता है, ठीक है ना? 1.5 इंच का जो होता है हम लोग का छोटी आंत होता है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ऐसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है, ठीक है? और औसत जो लंबाई इसकी होती है 6 से 7 मीटर होती है, यानी 20 से 23 फुट। ये डिस्टेंस देख लीजिए, सोच सोच लीजिए कितना लंबा ये होता है, गुच्छे का जाल की तरह एकदम होता है। जैसे माला हम लोग देखते हैं, कोई कपड़े का धागा देखते हैं कितना लंबा रहता है, इतनी छोटी-सी बॉडी है। अब पता चला कि लगभग अगर जब देखते हैं व्यक्ति को हम लोग, कोई 3 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का, बताइए 20 से 23 फुट जो होता है, वो क्या होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है, लेंथ होता है। सोच लीजिए कितना वो बॉडी के अंदर जाल बना है आपके, ठीक है ना? वो जो अमाशय से देखिए स्टार्ट होके कहाँ पर समाप्त हो रहा है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण थी, अमाशय से स्टार्ट होकर क्या हो रहा है, बड़ी आंत, जिसे हम लोग लार्ज स्टेंटाइन बोलते हैं, वहाँ पर ये समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। और ये इतना लंबा डिस्टेंस को तय करता है 6 से 7 मीटर, यानी भोजन को जो आप लोग ग्रहण करते हैं, तो सोच लीजिए इतने वो डिस्टेंसों को तय करते हुए, यानी किसी भोजन को अगर आप सीधे-सीधे खड़े भी खा जाएँगे ना, तो वो बिना उसके बिना पाचन तंत्र, वो उसको मेन करना ही उसका काम, उनका काम ही है पीसना, बिना पीसे वो उसको आगे जाने ही नहीं देंगे। तो ये वर्क होता है, छोटी आँत, बड़ी आँत तो में जब जाता है भोजन, तो वहाँ पर उनको ये वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर भोजन वगैरह को क्या किया जा सके, मेहन किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि जितने दाँत हैं उतने बार में 1 कवर को खाना चाहिए। लगभग जैसे 1 कवर आप खा रहे हैं, तो 32 बार कुचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में, बहुत रेयर से रेयर कोई होता है तो कोई 10 बार में। लेकिन बेसिकली ड्यूरेशंस ये जो है, इसे कम से कम 15 10 बार, 15 बार तो कुचना ही चाहिए आप सभी लोगों को। चलिए, हेल्थ टिप्स तो आप लोग खुद ही जानते हैं अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए बड़ी आँत जो होती है, या बड़ी आँत क्या है, बड़ी आँत का रोल क्या है और ये मुख्य रूप से क्या करता है? देखिए बात हुई यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसकी कुल लंबाई क्या होता है? 1.5 मीटर होता है। अभी देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन था, तो वो क्या था? 6 से 7 मीटर था। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर है। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा-सा काम दे रहा हूँ। आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आप लोग को ये बताना है कि लार्ज स्टेंटाइन और स्मॉल स्टेंटाइन में क्या डिफरेंस है? और जो लार्ज स्टेंटाइन है, जो स्मॉल स्टेंटाइन है, तो इनका नाम तो उल्टा लग रहा है। क्योंकि अगर लेंथ अगर देखा जाए स्मॉल स्टेंटाइन का तो 6 से 7 मीटर है, लेकिन जो लार्ज स्टेंटाइन है इसका 1.5 मीटर है। तो ये उल्टा क्यों है? लेंथ ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको बड़ी आंत और छोटी आंत, यानी लार्ज और स्मॉल स्टेंटाइन में क्या डिफरेंस है, कन्फ्यूजन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब मैं इसके बारे में आप लोगों को, अगर आप लोग अपना राय रखेंगे जब डिस्कस, तब मुझे, मैं इस पर बात भी करूँगा आप लोगों के साथ बाद में। परंतु देखिए छोटी आँत से मोटाई में अधिक होने के कारण ही बड़ी आँत कहलाती है। ठीक है ना? मोटाई में क्या होने के कारण अधिक होने के कारण क्या आता है, इसे बड़ी आँत कहा जाता है। मतलब मैंने तो यहाँ पर एक हिंट भी दे दिया है आप लोगों को। यह छोटी आँत से क्या होता है, मोटाई में अधिक होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसे बड़ी आँत कहते हैं। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो काम होता है, जो लार्ज स्टेंटाइन का, तो वो जल और जो कुछ लवण जो साल्ट होते हैं, उनका ये अवशोषण करता है, उनको एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। कौन? जो लार्ज स्टेंटाइन होता है, यानी जिसे हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। मैंने पहले बताया अगर किनारे हम लोग का डायग्राम होता है तो और क्लियर तरीके से होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा-सा जानते हैं कि फिगर वगैरह तो डायग्राम वगैरह मिल नहीं पाता है इतना आसानी से, और बड़ा लफड़ा भी है, कॉपीराइट तो क्लेम तो ये वो स्ट्राइक फिर स्ट्राइक, तो खैर दिखा जाएगा जब से पेंसिल वगैरह से कभी बना होगा तो मैं उस पर लेकर बात करेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग को जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, डिस्टेंस आप लोग फिगर देखेंगे जब वहाँ पर, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएँगे। देखिए बड़ी आँत का जो अंतिम भाग जो होता है डिस्टेंस, वो कहाँ पर होता है? मलाशय कहलाता है। कहाँ पर समाप्त होता है वो? मलाशय पर, ठीक है? जहाँ अपचित पदार्थ मल के रूप में क्या होता है? एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना? अपचित पदार्थ जो होता है वो मल के रूप में, और मल द्वार से जानते हैं कि वो क्या क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो मुख्य रूप से ये बातें जो थी, इसको ध्यान में रखिएगा। एकत्रित हो जाता है और गुदा इसे निष्कासित कर देती है। तो गुदा का काम होता है डिस्टेंस उसे निष्कासन करना, नहीं जो मलाशय मल बना हुआ तो उस मल को क्या करता है, ये गुदा जो होता है इसे निष्कासित कर देता है, और ये मल द्वार के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जिनका यूज बॉडी नहीं कर पाती है, उस सबको क्या किया जाता है, बाहर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लेकिन बढ़ने से पहले डिस्टेंस, यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है टीजी सर।
यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा और लेसन से इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कंटेंट भी तैयार करते हैं और बड़ी परिश्रम करते हैं हमारे टीम वर्क जो होते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेंबर्स हैं ये इनके सदस्यों की सदस्य संख्या बढ़ाएँ और इसे दूर तक फैलाएँ और केवल स्टेट तक ही ना रह पाएँ, ये बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो स्टेट हैं उनको कवर करें। तो ये आप लोगों से इतना सपोर्ट ज़रूर चाहिए इस चैनल को जिसका नाम है डीजे सर। ऑडिशंस कंटेंट मैंने और भी बहुत सारे दे रखे हैं ऑलरेडी, उन सबको आप जाकर देखिए और जो भी आप लोग कन्फ्यूज़न है, जो भी आप लोग के न्यू क्वेश्चन मिले, जो भी प्रॉब्लम मिले, आप उसको जो नंबर मैंने दे रखा है उससे आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं। इज़ योर चॉइस। तो आप लोगों के लिए ऑडिशंस इतनी व्यवस्थाएँ जब मिल रही हैं तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। उच्छ्वास क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्छ्वास क्या है? कभी-कभी लिसनर्स ऐसे प्रश्न भी पूछ देते हैं जो कि कभी नहीं देखे गए रहते हैं, लेकिन अचानक जब वो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो हम लोग उन प्रश्नों से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए लिसनर्स आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। उच्छ्वास क्या है? गहरी साँस, मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली जो लंबी साँस होती है लिसनर्स, उसे ही हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास, ठीक है? क्या बोला जाता है? गहरी साँस लेना, ठीक है ना? गहरी साँस लेना, लोग कहते भी हैं कि गहरी साँस लीजिए। हम लोग देखें हैं काम चलाओ, अपने काम भर हम लोग केवल साँसों को लेते हैं। देखा जाए तो गहरी साँस का मतलब होता है पूरा लंग्स में आपके पूरा एयर भर जाए। तो डिस्टेंस तब उसे कहते हैं। हम लोग केवल काम भर अपने लेते हैं, बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उच्छ्वास क्या होता है? गहरी साँस यानी मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण क्या होता है, ली जाने वाली जो लंबी साँस होती है, उसे ही हम लोग उच्छ्वास बोलते हैं। देखिए, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो उच्छ्वास क्रिया को श्वास लेना भी कहते हैं। साधारणतः तो आप तो इतना कह के काम चला भी सकते हैं, कि जो उच्छ्वास क्रिया होती है, वो श्वास लेना भी कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत देखिए नाक द्वारा क्या होता है शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। देखिए ये बात मत भूलिएगा, इसका महत्वपूर्ण रूप से जो कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ये जलाने का काम करता है, जिससे गर्मी और एनर्जी भी जो होता है वो उत्पन्न होता है, जिसका यूज़ हमारा बॉडी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। तो डिस्टेंस बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, वर्क होता है, तो उन सभी का कोई ना कोई एक विशेष यूज़ है, कोई ना कोई एक विशेष पर्पज़ है, तो उस उद्देश्य से बॉडी के जो अंग होते हैं, वो वर्क करते हैं अपने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर। प्रश्वास क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्वास क्या है? देखिए नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है, ठीक है ना? अनुलोम-विलोम मेडिटेशन सुने होंगे आप जो बार-बार योगासन वाली बात होती है जो बाबा रामदेव जी जो बताते थे या तो और भी लोग बताते हैं अनुलोम-विलोम और मैंने भी डिस्कस बताया आप लोगों को अनुलोम-विलोम के बारे में। तो नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालना ये क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। इसके द्वारा शरीर में क्या होता है व्यर्थ पदार्थों के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है। देखिए हम लोग साँस जो लेते हैं, छोड़ते हैं, सोच लीजिए उनका भी कितना बड़ा रोल है। अगर हम लोग साँस को अंदर ले रहे हैं तब भी उनका क्या वर्क है और जब श्वास हम लोग ले रहे हैं यानी साँस को बाहर ले रहे हैं तब भी सोच लीजिए कितना बड़ा हमारा वर्क हो रहा है। तो डिस्टेंस कहने के लिए है कि हम साँस ले रहे हैं, ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कामें हो रहे हैं तो ये वो है। हम लोग लेकिन इन सभी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में वो कर क्या रहा है। नहीं व्यर्थ पदार्थों को जलाकर जलने से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, वो शरीर से बाहर निकालने का काम जो है प्रश्वास के ज़रिए हो रहा है। ठीक है? सोच लीजिए इतनी अंदर की बातें हैं ये। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे आपके एग्ज़ाम में जब मिल जाएगा तो। और देखा जाए तो गृह विज्ञान में कुछ भी कठिन नहीं है और गृह विज्ञान का देखिए जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, उसमें अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, दिक्कत होती है उनको इन्हीं में, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 10th की गृह विज्ञान की बालक और 12th की गृह विज्ञान की बालक और बालिकाएँ हों। तो वो सभी के सभी लोगों में बायोलॉजी में ही वो लोग फँसते हैं, नहीं तो और सभी बातें तो जो होती हैं वो मुख्य रूप से निकल जाती हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे श्वास नली। श्वास नली क्या होता है? श्वास नली के बारे में डिस्कशन अगर हम बात करें पार्टिकुलरली तो देखिए मनुष्य हो गया अगर बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे पशुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें तो के शरीर में क्या होता है श्वास नलिका या सांस की नली होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है सबके अंदर होती है। वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र जिसे लैरिक्स को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिक्स। तो गले में स्थित स्वर यंत्र या जिसे हम लोग लैरिक्स बोलते हैं, गले में स्थित लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। श्वास नली क्या करती है? लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है और मुँह से फेफड़ों तक हवा पहुँचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है? तो ये सब जो काम करता है वो कौन करता है? श्वास नली करता है। श्वास नली के सहायता से ही ये सभी काम जो होते हैं वो किए जाते हैं।
चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है डिस्टेंस वो सभी के सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो डिस्टेंस थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे आप लोग के लिए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डीजे सर चैनल को हम लोग को डिस्टेंस एक विशेष मुकाम पर पहुंचाना है जो कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल है। इन डीजे सर चैनल को डिस्टेंस पहचान दिलाने में आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस चैनल पर भी ज़रूर दीजिए, इसे दूर तक फैलाइए और डीजे सर चैनल को पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि भारत का भी भारत स्टेट पर यानी भारत कंट्री पर वो अपना एक विशेष पहचान बना सके, केवल स्टेट तक ही सीमित न रह जाए। तो डिस्टेंस ये पहचान दिलाने का जो जिम्मेदारी है मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूँ और जो मेरे हिस्से में रहेगा मैं उसे बेहतर तरीके से करने का काम करूँगा। फेफड़े क्या हैं? डिस्टेंस बात हो रही है यहाँ देखिए फेफड़े के बारे में। वायु में सांस लेने वाली देखिए प्राणियों का मुख्य जो सांस लेने के अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है या तो फुफ्फुस होता है। फेफड़ा या फुफ्फुस की उसे हम लोग बोलते हैं जैसा कि इसे वैज्ञानिक या चिकित्सक की भाषा में कहा भी जाता है होता है। वायु को देखिए सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य जो सांस लेने का अंग जो होता है उसे ही हम लोग फेफड़ा कहते हैं। यानी मुख्य जो काम होता है श्वास प्रश्वास की बातें जब होती है तो फेफड़ा जो होता है जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपना जो रोल अदा करता है, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण रूप से फेफड़ा वर्क करता है उसमें, ठीक है ना? लंग्स जिसे हम लोग बोलते हैं। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या होती है? स्पंजी होती है। क्या होती है? स्पंजी। लेकिन देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना इसमें कुछ ऐसे भी यानी जो गृह विज्ञान का आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी का सेशन तो बायोलॉजी को ज़बरदस्ती हिंदी में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी वास्तव में देखा जाए तो ये इंग्लिश में ही था। लेकिन इसे क्या किया गया है हिंदी में ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रयास किया जाता है ताकि हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं उनका भी उद्धार हो सके। लेकिन बायोलॉजी को अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ें तो और भी बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए और भी अच्छे से क्लियर हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10th प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर धमनियाँ क्या हैं? बात हो रही है यहाँ पर धमनियों के बारे में। तो धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। कहाँ से पहुँचाती हैं? हृदय से रक्त को। हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती है। पल्मोनरी आव्लानल धमनियों के अलावा सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का मतलब क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही ले जाने का काम करती है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब वापस आती है तो उनको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों बातों को याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं और रक्त वाहिकाएँ होती हैं मुख्य रूप से जो हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। तो डिस्टेंस इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको कहा जाता है। ये मत भूलिएगा, ये एक महत्वपूर्ण मैंने बात बताया जो आप लोगों के लिए। चलिए जब बात हो रही है यहाँ पर क्या कहते हैं कि तो शिराओं के बारे में बात कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। शिरा क्या होता है? तो शिराएँ शिराएँ क्या होती हैं? देखिए परिसंचरण तंत्र में जो शिराएँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। देखिए रक्त को अभी मैंने इससे जस्ट ऊपर बात किया आप लोगों का और धमनी और शिरा देखिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों में इम्पोर्टेंट भी बहुत तेज पूछता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए कि रक्त और जो ये शिरा और धमनी में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखिए जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, कहने का मतलब क्या है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं। फिर वहाँ से देखिए फिर शुद्ध करके वहाँ पर भेजने का काम, फिर ले जाने का काम। तो पल्मोनरी और अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बहता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अधिकतर शिराएँ ऊतकों से डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का हौस रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाती हैं। तो कहने का मतलब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन का हौस और रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाने का काम होता है जो ये शिराएँ करती हैं, ठीक है ना? ये शिराएँ और उसके साथ ही साथ धमनी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था और क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लास 10th की अगर बालिकाएँ देखती हैं तो उनका अगर बॉयज़ भी देखते हैं तो उनका समझ लीजिए कि गृह विज्ञान का काम होगा, उसके साथ ही साथ जो साइंस होगा उसमें भी काम करेगा और जो क्लास 12th की बालिकाएँ हैं जिनका कि बायोलॉजी होगा उनके लिए भी ये बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो डिस्कस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा डिस्कस उससे जाकर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास है इन सभी का पीडीएफ वगैरह भी आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्कस भरपूर लाभ उठाइए और दूर तक इसे फैलाइए। डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेबिक्स बजाने वाला। तो अब आने वाला है न्यू ईयर, आ रहा है धीरे-धीरे आप सभी लोगों के न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को धीरे-धीरे आ रहा है नज़दीक। लेकिन इस नए सत्र में नए चीज़ों को
आप लोगों के लिए लिसनर्स एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो भी बोर्ड की विद्यार्थी हैं, देखिए आप लोगों को जब भी सेशन मिला होगा, तो उसमें एक बात लिखी गई होगी कि आप लोगों का जो कार्यकाल है वो इसमें का है। देखिए ये 2-22 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? 22 और यहाँ पर हो रहा है 23, ठीक है? ये हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 2022-23 तो यही आपका सीज़न होगा। क्या होगा? यही आप लोगों का सीज़न है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 2022-2023 ये तो समझ लीजिए अब गया ही आपका, गायब हो गया ये तो नहीं मिलने वाला है आप लोगों को फिर से। और ये जो है, ये अगर आप लोग देखेंगे 2023 को देखें तो देखिए इसमें भी आप लोग को मिल रहा है 2, 3, 23 अगर इनको सम कर लिया जाए 2 + 3 और इनका एवरेज निकाला जाए, देखिए 2 प्लस क्या किया गया 3 और बटे में क्या किया जाए इनका एवरेज जब निकालेंगे आप तो 2 से ये क्या हो गया आप लोगों का 5 क्या हो जाएगा 5 तो अपॉन में जब आप जाएँगे, यहाँ से अगर इसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए, तो अब देखिए 2 से जब काटेंगे इसको तो आ रहा है आपका 2.5 क्या आ रहा है? 2.5 आ रहा है। तो ये बताने का मेरा मतलब क्या है? इससे मैं किस प्रकार से आपको जोड़ रहा हूँ? कहने का मतलब है डिस्टेंस की 2.5 का मतलब हो गया 2.5 महीने भी आप लोगों के पास अब नहीं बचे हैं। सोच लीजिए। तो 2 से 3 महीने इसको आप लोग समझ के रखिए बस लगभग 2.5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आप लोग बस इसका निर्णय जाकर देकर हमें जो भी कमेंट बॉक्स में रहेगा ज़रूर बताइएगा। अब नहीं पढ़ेंगे तो आप कब पढ़ेंगे? तो समय बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और रेगुलर पढ़िए और कंटीन्यूअसली पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है और भी जो चैनल हैं और भी जो टीचर हैं, क्लास हैं, सभी लोग अपने-अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं लिसनर्स तो आप लोग स्टडी जारी रखिए अपनी और स्कूल वगैरह में जाने का काम तो आपने कर चुके हैं आप लोग। अब लोग कोशिश करिएगा कि न्यू ईयर में थोड़ा-सा कम से कम जाएँ और सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकें, बेहतर तरीके से कीजिए। और ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लिसनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो व्यवस्थाएँ आप लोग को मिल रही हैं, इसका भी लाभ उठाइए और डीजे सर चैनल का तो ज़रूर उठाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।